क्या आपको पता है कि पिछले 3 सालों में पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई की मंजूरी किस राज्य में दी गई? जवाब है छत्तीसगढ़। हर बात का रिकॉर्ड बनाने में माहिर छत्तीसगढ़ ने अब पूरे देश में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई की मंजूरी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। डाउन टू अर्थ के विश्लेषण के मुताबिक देश भर में जिन परियोजनाओं के लिए सबसे ज्यादा पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। और इस सूची में सबसे ऊपर है सरगुजा का हसदेव अरण्य, जहां केते एक्सटेंशन कोयला परियोजना के लिए 4 लाख से ज्यादा पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी गई है। सोचिए, एक तरफ बढ़ता तापमान, दूसरी तरफ हर साल लंबी होती गर्मियां, कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश, और इन सब के बीच देश में सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई का रिकॉर्ड भी छत्तीसगढ़ के नाम। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तब क्या छत्तीसगढ़ अपने ही जंगलों को खोने की तरफ बढ़ रहा है? और अगर जंगल ही नहीं बचेंगे तो आने वाले वर्षों में बढ़ती गर्मी, पानी का संकट और मानव वन्यजीव संघर्ष आखिर कितना भयावह रूप ले सकता है? शायद ये रिकॉर्ड बनाने से पहले हमें यही सवाल पूछ लेना चाहिए था। जरूरी बात में आपका स्वागत है। देश में विकास परियोजनाओं के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों के सरकारी रिकॉर्ड एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो डराने वाली है। सवाल सीधा है, क्या विकास की इस दौड़ में हम अपने जंगलों की कीमत भूल चुके हैं? क्या पर्यावरण और विकास के बीच का संतुलन कहीं खो गया है? डाउन टू अर्थ के विश्लेषण के मुताबिक जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच देश भर में वन भूमि पर 28 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दी गई या उन्हें काट दिया गया। यह विश्लेषण वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 के तहत जलवायु परिवर्तन समिति की बैठकों के कार्य विवरण पर आधारित है, जिन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रकाशित करता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा, सबसे अहम और शायद सबसे चिंताजनक नाम अगर किसी राज्य का है तो वह है छत्तीसगढ़। देश भर में जिन परियोजनाओं को मंजूरी मिली, उनमें सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई की अनुमति छत्तीसगढ़ में दी गई। सरगुजा संभाग में अडानी के एमडीओ वाले केते एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोयला खदान और पिट हेड कोयला वॉशरी परियोजना के लिए 4 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी गई। सोचिए, 4 लाख पेड़। यह सब तब है जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने जुलाई 2023 में हसदेव अरण्य की सभी कोयला खदानों की मंजूरी रद्द करने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन विधानसभा में पारित संकल्प को सरकार ने भुला दिया। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपने ही संकल्प को अडानी के एमडीओ वाली खदानों के चक्कर में भूल गए। अव्वल तो बिजली संयंत्रों को इतना कोयला नहीं चाहिए, ये खुद भारत सरकार के आंकड़े स्वीकार करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आज की तारीख में हमारी सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता 52% है, फिर भी हम 30% से भी कम सौर ऊर्जा का उपयोग क्यों करते हैं? कोयला पर जानबूझकर निर्भरता क्यों बनाकर रखी गई है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में ऐसे कोयला खदान हैं जहां जंगल नहीं है या हसदेव की तुलना में कम है। ऐसे में हजारों साल पुराने हसदेव को उजाड़ने की जिद क्यों है? नए खदान के लिए 4 लाख पेड़ों की कटाई ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस हसदेव अरण्य की कहानी है जिसे मध्य भारत के सबसे घने और जैव विविधता से भरपूर जंगलों में गिना जाता है। हसदेव अरण्य लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर में फैला वह विशाल जंगल जो सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये हाथियों का घर है, अनगिनत वन्य जीवों की शरण स्थली है और हजारों आदिवासी परिवारों की जिंदगी का आधार है। इन परिवारों की 60 से 70% आजीविका जंगलों पर निर्भर है। यही जंगल उन्हें भोजन देते हैं, पानी देते हैं, लघु अनुपज देते हैं और सबसे बढ़कर उनकी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यही इलाका लगातार कोयला खनन परियोजनाओं के निशाने पर है। डाउन टू अर्थ के विश्लेषण के अनुसार जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच जिन पेड़ों की कटाई को मंजूरी मिली या जो काटे गए, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा खनन परियोजनाओं का था।
करीब 13 लाख पेड़ सिर्फ खनन परियोजनाओं से जुड़े हुए थे। इसके बाद जल विद्युत परियोजनाओं में लगभग 9.93 लाख पेड़ों की कटाई दर्ज की गई। पुनर्वास परियोजनाओं के लिए भी 2.3 लाख पेड़ों की कटाई हुई। यानी कुल वृक्ष कटाई का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 3 क्षेत्रों खनन, जल विद्युत और पुनर्वास से जुड़ा हुआ था। वन संरक्षण कानून मौजूद हैं, नियम भी हैं, प्रक्रियाएं भी हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में परियोजनाओं को लगातार मंजूरी मिलती रही। विश्लेषण में वन भूमि आवंटन से जुड़े 288 प्रस्तावों की पहचान की गई। इनमें से 242 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, यानी 80% से ज्यादा प्रस्ताव स्वीकृत हो गए। इन मंजूरियों के चलते 22,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि को गैर वन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। इसमें कोयला खनन, जल विद्युत परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइनें और दूसरे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट शामिल हैं। सिर्फ 3 साल में 27 अलग अलग क्षेत्रों में वन भूमि का हस्तांतरण हुआ। छत्तीसगढ़ में केते एक्सटेंशन परियोजना को लेकर स्थानीय समुदाय लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई प्रभावित गांवों में ग्राम सभाओं की अनिवार्य सहमति की प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उनका कहना है कि साल्ही, हरिहरपुर और फतेहपुर जैसे गांवों में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों को नजरअंदाज किया गया। आदिवासी समुदायों का दावा है कि जिन जंगलों को खनन के लिए सौंपा जा रहा है वे सिर्फ जमीन नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी, संस्कृति और अस्तित्व का हिस्सा है। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले सरगुजा के 1252.447 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली परसा कोयला खदान और 2711.34 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले परसा ईस्ट केते बासन यानी PEKB कोयला खदानों के खिलाफ भी बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आदिवासी समुदायों का आरोप था कि ये इलाका 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित आदिवासी क्षेत्र है, जहां ऐसे फैसलों के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन जरूरी स्वीकृतियां हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी ग्राम सभा दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। अक्टूबर 2021 में तो हालात ऐसे हो गए कि प्रभावित ग्रामीण लगभग 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर पहुंच गए। ये सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि अपने जंगल और अपनी पहचान बचाने की एक पुकार थी। हसदेव अरण्य में खनन को लेकर चिंता सिर्फ स्थानीय लोगों या पर्यावरण कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। देश की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं ने भी इसके संभावित खतरों को लेकर चेतावनी दी है। भारत वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE और भारतीय वन्य जीव संस्थान WII ने अपनी रिपोर्टों में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जंगलों की कटाई और खनन से हसदेव नदी तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसका मतलब है कि क्षेत्र के जल स्रोत प्रभावित हो सकते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ सकता है और आने वाले समय में जल संकट की स्थिति भी पैदा हो सकती है। सबसे बड़ी चिंता हाथियों को लेकर है। हाथियों के प्राकृतिक आवागमन मार्ग टूट सकते हैं। छत्तीसगढ़ पहले से ही मानव हाथी संघर्ष की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हर साल हाथियों और ग्रामीणों दोनों की मौतें दर्ज होती हैं। वन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जंगलों का विखंडन और आवासों का नुकसान इसी तरह जारी रहा तो हाथियों के पारंपरिक रास्ते खत्म हो जाएंगे और जब जंगलों के रास्ते बंद होते हैं तो हाथी गांव की ओर आते हैं। इसका नतीजा होता है संघर्ष, जान माल का नुकसान और बढ़ती त्रासदी। इसका असर सिर्फ वन्य जीवों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जंगलों पर निर्भर हजारों परिवारों की सुरक्षा और आजीविका भी खतरे में पड़ जाएगी। विश्लेषण में यह भी देखा गया कि मंजूर हुई परियोजनाओं का आकार क्या था। सबसे अधिक 139 प्रस्ताव ऐसे थे जिनमें 0 से 10 हेक्टेयर तक वन भूमि शामिल थी। 55 परियोजनाओं के लिए 11 से 100 हेक्टेयर वन क्षेत्र के उपयोग को मंजूरी दी गई। 35 प्रस्तावों में 101 से 500 हेक्टेयर वन भूमि शामिल थी, जबकि 9 परियोजनाओं के लिए 501 से 1000 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र हस्तांतरित किया गया। इसके अलावा 4 बड़ी परियोजनाएं ऐसी थी जिनमें 1000 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई।
अक्सर विकास और पर्यावरण की बहस को सिर्फ पेड़ों की संख्या तक सीमित कर दिया जाता है, लेकिन जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते। जंगल एक पूरी दुनिया होते हैं। यहाँ लोग रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, हवा रहती है, आवाजें रहती है और वह जीवन भी रहता है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। जंगल अपने आप में एक पूरा साम्राज्य है, एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है। यही जंगल नदियों को जीवन देते हैं, यही जल स्रोतों को बचाते हैं, यही कार्बन को सोख कर जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं, यही जैव विविधता की रक्षा करते हैं और लाखों लोगों की आजीविका का आधार बनते हैं। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी आदिवासी समुदायों की है, जंगलों का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब एक जंगल कटता है तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, वन्य जीवों के घर उजड़ते हैं, जल चक्र प्रभावित होता है, पारंपरिक जीवन शैली टूटती है और जलवायु संकट और गहरा हो जाता है। 2016 से 2019 के बीच देश में 69 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई को मंजूरी दी गई थी। अब 2023 से 2026 के बीच 28 लाख से ज़्यादा पेड़ों की कटाई का रिकॉर्ड सामने आया है। सरकारें इन परियोजनाओं को विकास, रोजगार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए ज़रूरी बताती हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्थानीय समुदाय, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सदियों पुराने जंगलों की भरपाई सिर्फ प्रतिपूरक वनीकरण से नहीं की जा सकती। आज सवाल सिर्फ हसदेव अरण्य का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ का है। सवाल उन जंगलों का है जो हजारों साल से जीवन दे रहे हैं। सवाल उन आदिवासी समुदायों का है जिनकी पहचान जंगलों से जुड़ी है, और सवाल आने वाली पीढ़ियों का है। छत्तीसगढ़ में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या देश का विकास उन जंगलों की कीमत पर होगा जो सदियों से प्रकृति, वन्य जीवों और आदिवासी समाज का सहारा रहे हैं, या फिर ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें विकास भी हो और जंगल भी बचें।